क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक्स। बच्चों, रेशों से कपड़ों तक। यहाँ क्लास 6 में आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फाइबर्स के बारे में आपने पढ़ा था। उसी में आपने पढ़ा था कि सिल्क किस तरह से सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। कुछ ऐसे ही और भी रेशे होते हैं जिन्हें कि जो एनिमल से प्राप्त होते हैं, और ऐसे फाइबर जैसे कि आपने नाम सुना होगा शीप का। शीप से क्या होता है, ऊल हमें मिलता है। तो इसी तरह कई सारे एनिमल से हमें फाइबर मिलते हैं। इस लेसन में हम कुछ ऐसे फाइबर और उसके फैब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ एनिमल जो फाइबर होते हैं, उस एनिमल फाइबर के नाम है ऊल और सिल्क, जो सबसे फेमस है। तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि भेड़, बकरी या फिर कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिससे ऊल प्राप्त किया जाता है। और ऊन क्या होता है, ऊन देने वाले इन जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी ढकी होती है बालों से। अब आपको क्या पता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर जो बालों की मोटी परत होती है वो क्यों होती है? बालों के बीच इनके अधिक मात्रा में आसानी से हवा भर जाती है, और हवा जो होती है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है, जैसा कि आपने लेसन 4 में आप पढ़ोगे। तो ये बाल जो होते हैं इन जंतुओं को गर्म रखते हैं, और ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। तो चलिए इस लेसन में हम चलते हैं और देखते हैं फाइबर टू फैब्रिक्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको लेसन कराऊंगी, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे और लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। पहले बात करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ क्लॉथ्स की। अब कपड़े हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, कपड़े इम्पॉर्टेंट है। कपड़े हमारे लिए 2 रीज़न से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। तो 2 तरह से भी कपड़े हमें बचाते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मियों से बचाते हैं, और ठंड होती है तो ठंड से भी हमारी रक्षा करते हैं। व्हाट इज़ फाइबर? सो मटेरियल्स विच इज़ अवेलेबल इन द arm of thin and continuous strand is called fiber. There are 2 types of fiber, natural fiber and man-made fiber और synthetic fiber. तो ऐसे ही मटेरियल जो क्या होते हैं, पतले और कंटिन्यूस स्ट्रैंड में अवेलेबल होते हैं, उसे फाइबर कहा जाता है। फाइबर 2 तरह के होते हैं, या तो वो नेचुरल होते हैं या फिर मैन-मेड होते हैं, यानी कि कृत्रिम रेशे और प्राकृतिक रेशे। चलिए यहाँ पे जानेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में। नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलते हैं, जैसा कि नाम से यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो नेचुरल फाइबर में पहला है प्लांट फाइबर। सो द फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स आर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट फाइबर। सो यहाँ पे देखो बच्चों, कॉटन, जूट, फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें जो होती है हमें प्लांट से मिलती है। तो ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं प्लांट फाइबर। बस जस्ट इसके अपोजिट जो फाइबर्स हमें एनिमल से मिलती है उन्हें हम कहते हैं एनिमल फाइबर, जैसे कि सिल्क है, ऊल है, ये सारी चीज़ें हैं। सो एनिमल फाइबर्स, द कॉमन एनिमल फाइबर्स आर ऊल एंड सिल्क। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीप, गोट, याक, कैमल, लामा और अल्पासा एट्सेट्रा। देखो, आपने ये भेड़ तो देखे होंगे, शीप। इनका बॉडी जो होता है वो बड़े बड़े बालों से ढका होता है। ये बालों के बीच में हवा भर जाती है, और क्या होता है, इसके अंदर गर्मी बनी रहती है, जिसकी वजह से इन्हें ये जो रेशे हैं हम इन्हीं से प्राप्त करते हैं। ऊन हमारे देश में बहुत सारे एनिमल्स देते हैं, सिर्फ शीप ही नहीं। और शीप जो होते हैं उनकी बहुत सारी नस्लें पाई जाती है। यहाँ तक कि जो शीप होती हैं वो ऊन का एकमात्र सोर्स नहीं है। बाज़ार में कई तरह के ऊल जो होते हैं वो शीप की होती है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो याक की ऊल तिब्बत और लद्दाख में होती है। इसके अलावा साउथ अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और एल्पेका, ये एक तरह का उससे भी ऊल प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो गोट होती है यानी कि बकरी, उसके बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन जो है ना, अंगोरा नस्ल की बकरियों से ही प्राप्त की जाती है। तो ये देखो बच्चों, ये याक की तस्वीर है जहाँ पे इससे भी ऊल निकाला जाता है, याक से। और आगे चलो देखते हैं हम कैमल से भी ऊल निकाला जाता है कई जगहों पर। बकरी के बालों से जो ऊन प्राप्त होता है उसमें अंगोरा नस्ल की बकरियों से मिलता है, जो कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में ये बकरियां पाई जाती है। और कश्मीरी बकरी की
जो स्किन होती है उसके निकट मुलायम बाल आ जाते हैं, जिसे फर कहते हैं। उससे बहुत ही बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं, जो काफ़ी महंगी होती है। अल्पाशा, ये देख रहे हो आप जो तस्वीर, वो अल्पाशा की तस्वीर है। तो ये जो कुछ अलग अलग तरह के जानवर हैं, और ये सिल्क वर्म की तस्वीर देख रहे हो आप। सिल्क वर्म से हमें सिल्क प्राप्त होता है। कैसे होता है? जिस तरह से ऊन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे भेड़ों को पाला जाता है और उनके बालों को काट कर फिर उन्हें क्या किया जाता है, उसे फर्दर सिंथेसिस करके ऊल तैयार किया जाता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इससे ऊन प्राप्त किया जाता है। और ये देखो सिल्क वॉर्म है, उससे किस तरह सिल्क प्राप्त होता है ये हम देखेंगे। तो देखो, ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस। फ्लीस का मतलब यहाँ पर हेयर है। हेयर ऑफ शीप, गोट, कैमल, याक, रैबिट, लामा, अल्पेसा एंड अदर एनिमल्स। तो क्या होता है बच्चों, अगर आप देखोगे कि जो शीप की जो फार्मिंग होती है उसे पालने का काम होता है और उसके रिप्रोडक्शन का काम होता है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के जितने भी पहाड़ी रीजन हैं, और इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की अगर आप कभी यात्रा करोगे तो आप देखोगे कि गडेरिए जो होते हैं वहाँ पर वो भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए आप आराम से देख सकते हो। तो भेड़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक वेजिटेरियन एनिमल होते हैं जो कि सिर्फ घास और पत्तियाँ पसंद करते हैं। और जो भेड़ को पालने वाला होता है वो उनके हरे चारे के लिए कुछ दालें, मक्का, ज्वार, खली क्या होता है, बच्चे बीज में से जो निकला हुआ तेल होता है ना, उसके बाद जो रेसिड्यूज़ बच जाते हैं उन्हें खली कहा जाता है। तो और खनिज भी खिलाते हैं, जिससे क्या होता है, सर्दियों में भेड़ों को घरों में रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। तो अब इस टाइम में क्या होता है, हमारे देश के बहुत सारे अनेक भागों में भेड़ों को ऊल के लिए पाला जाता है। भेड़ों के कुछ अलग अलग किस्मों के नाम दे के रखे हैं। तो क्या कौन कौन सी नस्लें हैं, तो यहाँ पर देखो, दीज एनिमल्स हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज बिकॉज ऑफ देयर हेयर ट्रैप्स air and air is poor conductor of heat. So thick layer of hair keeps their body warm and protects from the harsh cold. Fleece and wool bearing animals like sheep, goat, camel, yak, etc. Two types of hair, coarse hair and fine soft hair. तो बच्चों दो तरह के हेयर होते हैं, एक फाइन सॉफ्ट हेयर होता है, एक कोरस हेयर होता है। फाइन सॉफ्ट हेयर जो होता है वो बहुत ही नज़दीक जो स्किन होती है उसके सबसे अंदरूनी हिस्से में जो हेयर होता है वो काफ़ी फाइन होता है। जो फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं एनिमल के लाइक शीप और गोट, उसे कहा जाता है फ्लीस। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, अब किस तरह से उसका पालन और प्रजनन कराया जाता है। तो शीप्स जो होते हैं वो रेयर्ड होते हैं इन मेनी पार्ट्स ऑफ कंट्री लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो शीप को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है ग्रास और लीव्स, और उसके बाद क्या होता है वो फेड किए जाते हैं मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। सो इन विंटर शीप्स आर kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. Some breeds of sheep have thick hair on their body which yield good quality of wool in large quantities. They have selectively bred to get sheep of good breed. प्रोसेसिंग ऑफ ऊल, अब किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि रेशों को ऊल में कन्वर्ट करने के लिए कैसे उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो स्वेटर या शॉल बुनने के लिए जो आप ऊन इस्तेमाल करते हो वो एक लंबी प्रोसेसिंग के बाद आपको मिलता है। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेसिंग है। द प्रोसेसिंग ऑफ फ्लीस जो होता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं 6 स्टेप्स। पहला है शेयरिंग, फिर स्क्योरिंग, शॉर्टिंग, फिर बुर्स, सेपरेशन, डाइंग एंड स्पिनिंग, ये सारे स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप 1 यानी कि शेयरिंग, इसमें क्या होता है, पहले क्या किया जाता है कि भेड़ के बालों की जो स्किन होती है उसकी जो पतली लेयर के साथ उसके शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम शेयरिंग कहते हैं। द रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग, और यानी कि उनकी कटाई। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे आपके नाई आपके बाल काटता है ना, बिल्कुल उसी तरह से इनके बाल भी काटे जाते हैं। बूढ़ों को आश्चर्य होता है कि जब कोई उसके बालों को खींचता है तो उसे दर्द होता है, परंतु जब वह बाल कटवाता है तो दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों होता है?
बच्चों आप ये सोचना और इसके आंसर ज़रूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो, द sheared skin with hair is washed in tanks and remove grease, dust and dirt। तो अब जो कटिंग करी जाती है शिप से, वो क्या होता है, चूँकि वो गंदा होता है, वो रेशे गंदे होते हैं, अब की जाती है उनकी सफाई। सो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द sheared wool in the hot water followed by drying is called स्कोरिंग। सो स्क्वेरिंग क्या होता है, जो बाल काटे गए हैं उसको वॉश करना हॉट वाटर में और फिर सुखाना, इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, कटिंग ऑफ वूल। देखो किस तरह से कटिंग की जाती है। तो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कटर होता है, जिससे कि उसकी कटिंग की जाती है। यार्न टाइप्स एंड इट्स यूजेस। सो दो तरह के यार्न बनाए जाते हैं, एक लॉन्ग यार्न, एक शॉर्टर यार्न। लॉन्ग यार्न थ्रेड्स आर यूजुअली नीटेड टू मेक स्वेटर्स, मफलर, कैप्स एंड सॉक्स। ऊल एंड यार्न। देखो ऊल और यार्न में क्या अंतर होता है। ऊल यानी कि जिससे आप स्वेटर बनाते हो, ऊन, और यार्न बोला जाता है धागों को। सो यूजेस ऑफ ऊल क्या होता है। ऊल का इस्तेमाल किया जाता है गर्म कपड़े बनाने में, जैसे कि स्वेटर, कैप, शॉल, ग्लव्स, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ऊल का इस्तेमाल किया जाता है कारपेट्स बनाने में। इस तरह से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो थोड़े स्टेप्स को यहाँ पे जान लेंगे हम। तो करने के बाद, कटिंग करने के बाद क्या किया जाता है, इसकी वॉशिंग की जाती है। तो वॉशिंग के प्रोसेस को स्कोरिंग कहा जाता है। स्कोरिंग होने के बाद इसे सुखा दिया जाता है, जिससे कि वो जो रेशे साफ़ किए गए हैं वो सूख जाते हैं। फिर थर्ड स्टेप में जो इसकी रेशे होते हैं उसकी छटाई की जाती है, यानी कि जो रोएदार रेशे होते हैं उसे कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ अलग अलग तरह के बालों को अलग अलग तरह से छाटा जाता है। फिर इन बालों को ड्राई करके छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों में छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। और ये वही बर होते हैं जो आपके स्वेटर पर जमा हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रेशों को फिर से इसको वॉश किया जाता है और फिर से सुखा लिया जाता है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसे थ्रेड के रूप में काते जाते हैं, जिससे कि ऊल बनता है। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, रेशों को अलग अलग रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ और बकरी जो होते हैं उनके सामान्य जो ऊल होते हैं वो काली या भूरी या फिर सफ़ेद होती है, इसलिए इनकी डाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्वेटर्स जो होते हैं वो बहुत कलर के होते हैं। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, लास्ट स्टेप में इसे रीलिंग कहा जाता है। अब इन रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर के ऊन के रूप में तैयार किया जाता है। चलिए अब बारी कर लेते हैं, बारी है सिल्क की। सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के जो कोकून होते हैं उससे वो प्राप्त किया जाता है क्या, हमें सिल्क। टाइप्स ऑफ सिल्क। अब यहाँ पर सिल्क के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क इन टर्म्स ऑफ लस्चर एंड टेक्सचर। तो इनमें डिफरेंस जो होता है इनकी चमक और इनकी जो टेक्सचर होती है उसमें होता है। तो रेशम के जो कीट होते हैं, जो एनिमल फाइबर होता है, आपने सुना होगा अपनी मम्मी से, अपने ग्रैंड मदर से कि अलग अलग तरह के सिल्क की साड़ी के बारे में आप पूछिए उनसे और पता कीजिए अपनी मम्मी से क्या उनके पास कोई सिल्क की साड़ी है, और उसे देखिए। जो यहाँ पर सिल्क वॉर्म होती है, जो फीमेल होती है, वो क्या करती है, वो एग देती है, और जिससे क्या होता है कि लार्वा निकलता है, और जिसे कैटरपिलर या फिर रेशम का कीट भी कहा जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर अपने लाइफ स्टेज की अगले स्टेज में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि स्टेज में पहुंचने पर वो तैयार हो जाता है प्यूपा, या फिर इसको बोला जाता है। तो आपको पता है कि जो भारत में रेशम का जो उत्पादन होता है वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रेशम कीट का पालन कोकून में से रेशम निकालने के लिए, और जो रॉ सिल्क होते हैं उससे कपड़ों के आदि के निर्माण के में अधिकांशतः महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, और वो इन छोटी स्मॉल इंडस्ट्री में अपनी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान देते हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो जो ये आप देख रहे हो कि जो 4 स्टेजेस होते हैं, एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग ले करती है, उसके बाद वो अबाउट 14 डेज लगते हैं वो एग्स हैच करने के बाद convert into larva called caterpillars. Then they grown into pupa. Then they secrete fiber from the made of protein and weaves the fibers around itself completely. So this covering, जो यहाँ पे जो कवरिंग होती है वो क्या होता है, सिल्क वर्म। देखो यहाँ पे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल को। तो रेशम कीट जो होता है, जो धागा तैयार किया जाता है, कोकून्स तैयार किया जाता है, और रेशम कीट के जो होते हैं वो अनेक किस्म के होते हैं जो अलग अलग तरह के दिखाई देते हैं, और उनसे जो प्राप्त होने वाला रेशम का धागा होता है वो अलग अलग टेक्सचर और लस्टर और शाइनिंग के हिसाब से डिफरेंट होता है। जैसे टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा सिल्क, आपने नाम सुना होगा ये तरह तरह के किस्म की। तो ये अलग अलग तरह के जो होते हैं रेशम कीट जो होते हैं, सिल्क वॉर्म होते हैं। सहतूत रेशम कीट है जिस कीट से कोकून मिलने पर रेशम फाइबर बहुत ही सॉफ्ट और लचीला होता है और सुंदर रंगों में इसे रंगा भी जा सकता है। रेशम कीट का पालन, रेशम कीटों का संवर्धन बहुत ही प्राचीन एक व्यवसाय रहा है हमारी कंट्री का। इंडिया जो है व्यावसायिक स्तर पर बहुत ही रेशम का उत्पादन करता है। अगर बात करेंगे तो ये होता कहाँ है, ये सिल्कवर्म कहाँ पे करते हैं ये सारी चीज़ें लाइफ साइकिल, तो ये करते हैं मलबेरी ट्री की लीव्स पर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है कि ये जो प्रोसेस पूरी की जाती है ये कहाँ होता है, मलबेरी ट्री की लीव्स पे होता है। रेशम प्राप्त करने वाले कीटों को पाला जाता है, कोकन को इकट्ठा करके उनसे रेशम फाइबर मिलते हैं। रेशम कीट का पालन, एक बार में वो सैकड़ों अंडे देती है और अंडों को जो होता है सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज़ पर कलेक्ट करके रेशम कीट के जो पालकों होते हैं उनको बेचा जाता है। और ये पालक या किसान जो होते हैं ये एग्स को ले जाकर बिल्कुल हेल्दी सिचुएशन में रखते हैं, जहाँ पर जितना टेम्परेचर और मॉइस्चर चाहिए होता है वहाँ पर इसको अडेप्ट देते हैं। तभी ये अंडे जो होते हैं वो एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे इनमें लार्वा निकल जाता है। यह तब किया जाता है जब जो ये आप देख रहे हो मलबेरी ट्रीज़ यानी कि सहतूत के पेड़ पे नई पत्तियां आती है, तो लार्वा कैटरपिलर या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। वो दिन रात इन पत्तियों को खाते हैं और ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। आप देख रहे हो ये मलबेरी लीव्स की डायग्राम में। Now, processing of silk. The process of obtaining silk from silk moth involves rearing of silkworm, reeling and dyeing. यहाँ पर देख रहे हो जो प्रोसेस होती है सिल्कवर्म को निकालने की, क्या होता है, तो पहला स्टेप जो होता है यहाँ पर, तो पहले होता है रेशम की रीलिंग। तो जो कोकून से रेशे निकालने के बाद उन्हें धागे बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे रीलिंग कहा जाता है। रीलिंग अलग अलग मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालते हैं और उसकी कताई की जाती है जिसमें रेशम के धागे मिल जाते हैं और बुनकर जो होते हैं उनके द्वारा रेशम के इन धागों से बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े बुने जाते हैं। देखो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क देख रहे हो, ये मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश करी है किस तरह से वो मलबेरी लीव्स पे जमा होते हैं और सिल्क मोथ है, फिर वो किस तरह से एग दिया और एग जो है ना ये इसी लीव्स को खाते हैं और उसके बाद किस तरह से उन्होंने कैटरपिलर बने और उसके बाद कोकून और फिर ये देखिए सिल्कवर्म यानी कि रेशम कीट में परिवर्तित होते हैं। नाउ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म, द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स. Eggs are stored over a clean cloth or paper strips. The eggs are warmed to a suitable temperature. The egg hatch into larvae called caterpillar or silkworm. Silkworms are kept in bamboo trays and feeds on mulberry leaves and grows in size. After 30 to 40 days, the silkworm stops eating, begins to spin cocoons. So, the cocoons are collected and kept in sunlight or boiled or exposed to steam. The silk fibers separate out. The process of taking out the silk thread from the cocoon is called, इसे क्या कहा जाता है, रीलिंग ऑफ द सिल्क। देखो आप देख रहे हो इस तस्वीर में कि ये प्रोसेस किस तरह से की जा रही है। आपने सुना होगा जो ऊंट, लामा और अल्पेका होता है उनके बालों को इस्तेमाल किया जाता है ऊंट की प्रोसेसिंग में। और
जो बुनकर होते हैं वो धागों से रेशम बुनते हैं। डाइंग, स्पिनिंग और वीविंग की बात करेंगे तो डाइंग क्या होता है, द सिल्क फाइबर्स को डाई किया जाता है और डिफरेंट कलर्स में, सुंदर सुंदर कलरों में से रंगा जाता है। फिर उनकी स्पिनिंग और वीविंग की जाती है इन फाइबर्स की। देखो ये स्पिनिंग और वीविंग प्रोसेस को आप देख पा रहे हो, जो कि ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अब यूजेस क्या है सिल्क का? सिल्क बहुत ही कॉस्टली फैब्रिक है। सिल्क फाइबर यूज़ किया जाता है फॉर वीविंग क्लॉथ, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो होते हैं इंडिया के, लाइक साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड वेडिंग ड्रेसेस जो होते हैं स्पेशली बनाए जाते हैं सिल्क से। सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी. Plant fiber, the common plant fiber are cotton and jute. Cotton is obtained from the flower of the cotton plant. Cultivation of cotton. So cotton is cultivated in black clay soil. It needs warm climate. The sowing of cotton crop is done in early spring. Cotton plants are bushy and about 1 to 2 meter tall. The plants start flowering in about 60 days and give whitish yellow flowers. The flowers turn reddish in a few days. Flowers slowly grow into spherical walnut-like structures. These are called cotton balls. प्रोसेसिंग कैसे की जाती है कॉटन की? तो पहले गिनिंग की जाती है। गिनिंग में क्या किया जाता है, कॉटन को पिक किया जाता है प्लांट से और फिर रिमूव किया जाता है कॉटन सीड्स को उनके पॉड्स के अंदर से। तो गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें से पॉड से सीड को अलग करना गिनिंग का मतलब होता है, और ट्रेडिशनली हाथों से किया जाता है, लेकिन आजकल इसके लिए मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद बारी आती है स्पिनिंग की। स्पिनिंग में क्या करते हैं, जब ये धागों को अलग करने के बाद इनसे यार्न यानी कि फाइबर बुना जाता है स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू। नाउ स्टेप्स इन मेकिंग कॉटन yarn. So the raw cotton is loosened and cleaned to remove straw, dried and ripe leaves, and clean cotton is then fed into machine. The cotton fibers are combed, straightened and converted into rope-like structure called sliver. प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन कैसे की जाती है? तो पहला है वीविंग प्रोसेस, जिसमें क्या किया जाता है, अरेंजिंग 2 sets yarn together to make a fabric is called weaving. The big reels of yarn are called bobbins. These bobbins are used to weaving the cloth. Cloth is woven on looms after they bleached and dyed to give a finish. Now knitting. Knitting can be done by hand and by machine. चलो इंडिया में कॉटन कैसे होता है? कॉटन कल्टीवेट किया जाता है मेनली महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में। यूज़ क्या, कॉटन बहुत ही मोस्टली यूज़ किया जाता है कपड़ों बनाने में। बहुत अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी है जूट की। जूट फाइबर ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. इट इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन. जूट फाइबर इज पेल येलो इन कलर and 2 to 3 meter long. Jute fiber is very strong. Jute fiber has silky texture. Jute is grown in alluvial soil, which is found usually in the delta region of the Gangas and Brahmaputra rivers. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. Jute plants का usually cut किया जाता है by the flowering stage. A good quality fiber is obtained from the jute plant, which are cut and flowering stage. After falling of dry leaves, bundles of dry plants are kept in a pond for a few days. In this period, the gummy skin rots out to separate the fiber. The process is called retting. The jute fiber is obtained from the retted jute by hand. Now, synthetic fiber is quite strong, wrinkle resistant and quick drying. These are used in making different materials like cloths, neckties, sails, sweaters, shawls, carpet and blankets. They are also used in making boats, skatering boards, etc. तो बच्चों ये था हमारा लेसन। अब बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए ये है हमारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से। हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। चलिए आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 1 का, मेनली द एब्डोमेन एंड बैक ऑफ द शीप हैव wool. White fleece refers to white hair of lamb that is used to make wool. Second, option number 1, caterpillar. Third, woolly dog. Fourth, rearing
What is rearing? The bringing up and looking after the sheep is called rearing. Shearing to obtain wool, the fleece of the sheep along with the thin layer of skin is removed from its body. This process is called shearing. Sericulture, the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Shearing, scoring, sorting, reeling and drying. This is the steps. सो देखो यहाँ पे नीचे डायग्राम सिल्कवॉर्म और कोकून का है और ये सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर इज़ द आंसर ऑफ 7th वन। आगे क्रॉस वर्ड्स है और MCQs है जिसको आंसर आप यहाँ से देख के और सारे का आंसर आप अपने नोटबुक में लिख लेना जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हो जल्द नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे हमारे क्लास के एक नए लेसन को, एक नए चैप्टर को। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।